आज हम भारत के एक ऐसे राज्य की गहराइयों में उतर रहे हैं जो अपनी खूबसूरती और जिंदा दिली के लिए बहुत मशहूर है, गोवा। हाँ, गोवा। नाम सुनते ही एक अलग सी तस्वीर बनती है मन में। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो भारत के सांस्कृतिक विविधता पर आधारित एक किताब के कुछ अंश हैं और ये गोवा की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। हाँ। तो हमारा मकसद है गोवा को सिर्फ इसके जो मशहूर बीचेस हैं उनसे आगे जाकर समझना, हाँ, मतलब इसका अनूठा इतिहास क्या है, यहाँ की जो मिली-जुली संस्कृति है वो कैसे बनी। और आज के भारत में इसका क्या स्थान है। चलिए, बात शुरू करते हैं एक बहुत पुराने करीब 1511 के जिक्र से। अच्छा। 1511। हाँ, चीन में एक पुर्तगाली राजदूत थे। उन्होंने गोवा को शानदार राज्य कहा था। अच्छा। और वहाँ के लोगों को मजबूत, समझदार और बहुत मेहनती बताया था। हम्म। और यही नहीं, गोवा को भारत का सबसे महत्वपूर्ण, सभ्य और मतलब खाने पीने की चीजों से भरपूर इलाका भी कहा। वाओ, ये तो काफी तारीफ है। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या मतलब 5 सदियां बीत गईं, क्या आज भी गोवा का वो आकर्षण, वो खासियत बरकरार है? बिल्कुल। ये जो पुराना जिक्र है ना, ये गोवा की उस ऐतिहासिक अहमियत और संपन्नता की तरफ साफ इशारा करता है। सही। और वो छाप, वो वाइब आज भी गोवा में महसूस होती है ना? हाँ, बिल्कुल। आज हम यही देखेंगे कि कैसे इस छोटे से राज्य के भूगोल ने, इसके लंबे और कई बार उतार चढ़ाव भरे इतिहास ने और अलग-अलग संस्कृतियों के मेल ने मिलकर गोवा को वो शक्ल दी है जिसे आज हम जानते हैं। एक ऐसी जगह जो साइज में छोटी होकर भी मतलब बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी बात, गोवा है कहाँ? लोकेशन क्या है इसकी? हाँ, तो नक्शे पर देखें तो ये भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर है, अरब सागर के किनारे। कोंकण तट का करीब 100 किलोमीटर का हिस्सा गोवा से गुजरता है। अच्छा। इसकी सीमाएं उत्तर में महाराष्ट्र से लगती हैं, जहां तेरेखोल नदी है, वो बॉर्डर बनाती है। ओके। और दक्षिण और पूर्व में कर्नाटक है। और पूर्व की तरफ वो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, सह्याद्री रेंज जिसे कहते हैं। हाँ, ये पश्चिमी घाट तो गोवा के मौसम और हरियाली के लिए बहुत अहम होंगे। बिल्कुल। और यहाँ की नदियां भी खास हैं, मांडवी, जुआरी, साल, चापोरा, ये सब गोवा की जीवन रेखाएं हैं एक तरह से। पणजी जो राजधानी है वो मांडवी के किनारे ही है ना? हाँ, मांडवी के किनारे। और दूसरे मुख्य शहर हैं मडगांव, वास्को, मापुसा, ये सब जरूरी सेंटर्स हैं। और साइज में तो ये वाकई बहुत छोटा है। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। हाँ, सबसे छोटा, सिर्फ 3702 वर्ग किलोमीटर। और आबादी भी करीब 15 लाख ही है, तो सबसे कम आबादी वाले राज्यों में से एक हुआ ये। और प्रशासनिक तौर पर 2 जिले हैं बस, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। जी, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। और इस छोटी सी जगह में जो लोग बसते हैं उनमें काफी विविधता है। जैसे हमारे स्रोत बताते हैं, आबादी में करीब 2/3 हिंदू हैं। हाँ, मेजॉरिटी हिंदू है। और करीब 30% ईसाई हैं। ये पुर्तगाली इतिहास का सीधा असर दिखाता है ना? बिल्कुल। वो 450 साल का इतिहास है तो उसका असर तो रहेगा ही। और करीब 5% मुस्लिम आबादी भी है। भाषा के लिहाज से देखें तो कोंकणी वो आधिकारिक भाषा है। हाँ, कोंकणी आधिकारिक भाषा है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और 1992 में इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया। अच्छा, ये तो एक महत्वपूर्ण कदम रहा होगा कोंकणी भाषा और गोवा की पहचान के लिए। यकीनन। और मराठी को भी अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। वो महाराष्ट्र से नजदीकी और ऐतिहासिक संबंधों की वजह से शायद। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी ये सब भी खूब चलती हैं। टूरिज्म है, एजुकेशन है। और वो पुर्तगाली वाली बात, पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग अब भी बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं। कम है, लेकिन है। ये उस 450 साल के इतिहास की एक जिंदा निशानी है, यूं कहिए। ये 450 साल का पुर्तगाली इतिहास तो गोवा की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन गोवा का इतिहास तो उससे भी बहुत पुराना है ना? हाँ, बिल्कुल। हालांकि उस दौर की जानकारी थोड़ी बिखरी हुई सी मिलती है। जैसे वो एक पौराणिक कथा है परशुराम वाली, कि उन्होंने तीर चलाकर जमीन निकाली समुद्र से। हाँ, वो कथा प्रचलित है। गोमांचल, गोपकापट्टम, गोवापुरी जैसे कई पुराने नाम भी मिलते हैं गोवा के। और ऐतिहासिक रूप से कौन-कौन से राजवंशों का शासन रहा यहाँ? ऐतिहासिक दस्तावेज देखें तो पता चलता है कि गोवा प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा होगा। यहाँ सातवाहन, कदम, राष्ट्रकूट, चालुक्य, सिलाहारा जैसे कई राजवंशों ने राज किया है। ये सब दक्षिण भारत और दक्कन के इतिहास में बड़े नाम हैं। बिल्कुल। फिर 14वीं सदी के अंत में एक बड़ा बदलाव आया, जब दिल्ली सल्तनत के खिलजी शासकों ने दक्कन के यादवों को हराया। तब गोवा मुस्लिम शासन के अधीन आ गया। हाँ, तब ये मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में आ गया। ये गोवा के इतिहास का एक नया अध्याय था।
और फिर आया वो मोड़ जिसने सिर्फ गोवा ही नहीं पूरे भारत का इतिहास बदला। 1498 वास्को द गामा। हाँ, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज। यहां से यूरोपीय शक्तियों का भारत में दखल शुरू हुआ और गोवा इसका एक तरीके से गेटवे बन गया। सही कहा। वास्को द गामा के बाद पुर्तगालियों के कई और अभियान आए। फिर 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, वो एक बड़ा महत्वाकांक्षी पुर्तगाली गवर्नर था। उसने कब्जा किया गोवा पर। हाँ, उसने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया। यहीं से गोवा पर पुर्तगाली कब्जे की शुरुआत हुई। और फिर वो सेंट फ्रांसिस जेवियर वाला दौर। हाँ, 1542 में सेंट फ्रांसिस जेवियर जैसे जेसुइट मिशनरीज गोवा आए और यहां से ईसाई धर्म के प्रचार का एक लंबा और गहरा दौर शुरू हुआ। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 साल राज किया। 450 साल, बहुत लंबा समय है ये। हाँ, बहुत लंबा। इस दौरान उन्होंने यहाँ की सामाजिक संरचना, प्रशासन, आर्किटेक्चर, संस्कृति सब पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। ये बात भी अजीब है कि जब 1947 में पूरा भारत आजाद हो गया तब भी गोवा पुर्तगाल का ही हिस्सा बना रहा। हाँ, वो एक जटिल स्थिति थी। पुर्तगाल सरकार गोवा के लोगों की जो आज़ादी की इच्छा थी, भारत में विलय की मांग थी, उसे मानने को तैयारी नहीं थी। काफी दमनकारी रवैया था उनका। तो फिर आजादी कैसे मिली? आखिरकार जब सारे कूटनीतिक रास्ते बंद हो गए तो भारत सरकार को सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। ऑपरेशन विजय। अच्छा, ऑपरेशन विजय। हाँ, 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त कराया। इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, ठीक है। आजादी के बाद गोवा को दमन और दीव के साथ मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था शुरू में। लेकिन गोवा के लोग अपना अलग राज्य चाहते थे। हाँ, उनकी अपनी अलग पहचान और राज्य की आकांक्षा थी और वो पूरी हुई 30 मई 1987 को। 1987 में। हाँ, तब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये भारत का 25वां राज्य बना। इसीलिए 30 मई को गोवा का राज्य दिवस मनाते हैं। अच्छा, तो 19 दिसंबर मुक्ति दिवस और 30 मई राज्य दिवस। बिल्कुल। और दमन और दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। तो ये जो पूरा इतिहास है, यही गोवा की आज की पहचान की बुनियाद है। हाँ, और ये ऐतिहासिक परतें गोवा की संस्कृति में साफ दिखती भी हैं। जैसे भाषा की बात हुई, कोंकणी है, पुर्तगाली का असर है। बिल्कुल। और संस्कृति की बात चलिए तो एक और दिलचस्प फैक्ट हमारे स्रोत में है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 में गोवा से ही हुई थी। अरे हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये पुर्तगालियों और जेजुइट मिशनरियों की देन थी। मकसद शायद धार्मिक साहित्य छापना रहा होगा। हाँ, मुख्य मकसद वही था। लेकिन इसने भारत में प्रिंटिंग के इतिहास की नींव रख दी। जरा सोचिए, ज्ञान और विचारों के फैलाव के लिए कितनी बड़ी बात थी उस समय। वाकई। अच्छा, पहनावे में भी ये मिला जुलापन दिखता है क्या? हाँ, बिल्कुल। महिलाओं की पारंपरिक नवारी साड़ी है, पानो भाजू जैसे पहनावे हैं, लेकिन साथ ही वेस्टर्न कपड़े भी उतने ही आम हैं। और पुरुष? पुरुष पारंपरिक तौर पर पुडवे पहनते हैं, पर अब तो ज्यादातर वेस्टर्न कपड़ों का ही चलन है। ये गोवा की खासियत है, जहां पारंपरिक और आधुनिक साथ साथ चलते हैं बड़े आराम से। और खाने के बिना तो गोवा की बात ही अधूरी है। हाँ, बिल्कुल। जब कोई गोवा का नाम लेता है, दिमाग में सबसे पहले शायद फिश करी राइस ही आता है। हाँ, वो तो स्टेपल है। और नारियल का इस्तेमाल यहाँ के लगभग हर व्यंजन में होता है ना, वो एक खास तटीय स्वाद देता है। और मसालेदार खाना, कई डिशेस काफी तीखी चटपटी होती है। हाँ, वो भी है। और क्योंकि ये तटीय इलाका है तो सी फूड की तो मतलब भरमार है। क्या क्या मिलता है सी फूड में? अरे बहुत कुछ। झींगा, लॉबस्टर, केकड़े, पॉम्फ्रेट मछली, क्लैम, सीपी, मसल्स, सीप, ऑयस्टर्स, इनसे अनगिनत तरह की करी बनती हैं। फ्राई, सूप, अचार। अचार भी? हाँ, अचार भी। सूखी और नमकीन मछली के व्यंजन भी बहुत लोकप्रिय हैं, खासकर मॉनसून में जब ताज़ी मछली कम मिलती है। और कुछ खास डिशेस जो गोवा की पहचान हो? बिल्कुल, जैसे प्रॉन बलचाओ, ये मसालेदार झींगा अचार जैसा होता है। और सोरपोटेल, ये पुर्तगाली मूल का एक पोर्क व्यंजन है। ये दोनों तो वर्ल्ड फेमस है। अच्छा, सोरपोटेल, ये नाम सुना है। हाँ, ये व्यंजन गोवा के इतिहास और स्वाद दोनों की कहानी कहते हैं। और एक और दिलचस्प बात थी स्रोत में कि गाँव में आज भी मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर खाना पकाते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर यह पारंपरिक तरीका आज भी जिंदा है। इससे खाने में एक अलग ही सौंधापन आता है, एक स्मोकी फ्लेवर। ये अपनी जड़ों से जुड़ाव दिखाता है। बिल्कुल। और पीने की चीजों में फैनी का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। हाँ, फैनी के बिना गोवा अधूरा है।
काजू के फल से या नारियल की ताड़ी से बनने वाली ये जो स्थानीय शराब है, ये गोवा की संस्कृति का अहम हिस्सा बन गई है। इसको जीआई टैग भी मिला है शायद। हाँ, इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, जो इसकी खासियत और इसके ओरिजिन को प्रमाणित करता है। अच्छा, खाने पीने से आगे बढ़े तो गोवा का कैलेंडर त्योहारों और उत्सवों से भी भरा रहता है। सही कहा, यहाँ के जो अलग अलग समुदाय हैं, उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत इन त्योहारों में झलकती है। जैसे गोवा कार्निवल, वो तो बहुत फेमस है। हाँ, गोवा कार्निवल ये लेंट के ईसाई महीने से ठीक पहले होता है। ये पुर्तगाली शासन की सीधी देन है। परेड होती है, म्यूजिक, डांस, बड़ा रंगीन माहौल होता है। और शिग्मो उत्सव, वो क्या है? शिग्मो ये वसंत में मनाया जाता है। ये गोवा की हिंदू परंपराओं से जुड़ा है, ऑलमोस्ट होली जैसा ही होता है। रंग होते हैं, लोक नृत्य होते हैं। और वो कुओं में कूदने वाला त्योहार साओ जाओ। हाँ, साओ जाओ उत्सव ये सेंट जॉन द बैप्टिस्ट का पर्व है। इसमें लोग कुओं, तालाबों, नदियों में कूदकर जश्न मनाते हैं। बड़ा अनोखा लिए। वाकई अनोखा है। इनके अलावा गणेश चतुर्थी, दिवाली। हाँ, गणेश चतुर्थी और दिवाली तो यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती हैं। और क्रिसमस भी गोवा का एक बहुत बड़ा त्योहार है। जाहिर है ईसाई आबादी काफी है। और सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व भी तो होता है। हाँ, 3 दिसंबर को ओल्ड गोवा में बॉम जीसस बेसिलिका में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं उस दिन। तो आप देखें, त्योहारों की ये विविधता ही गोवा की असली पहचान है। और इन त्योहारों में रन भरते हैं यहाँ के लोक नृत्य और संगीत। बिल्कुल, देखनी, फुगड़ी जो खासतौर पर महिलाएं करती हैं, घोड़े मोड़नी जिसमें योद्धाओं की तरह नाचते हैं, कुंभी नृत्य, धंगर नृत्य, दशावतार, बहुत सारी विधाएं हैं। दशावतार में विष्णु के 10 अवतार दिखाते हैं। हाँ, वही। ये सब गोवा की लोक कला की बहुत सुंदर झलक देते हैं। और संगीत में मांडो का जिक्र आता है, वो क्या है? हाँ, मांडो गीत, इसे गोवा की सांस्कृतिक आत्मा कह सकते हैं आप। ये धीमी लय का, थोड़ा उदासी भरा गीत होता है। किस बारे में होते हैं ये गीत? इनमें अक्सर प्यार, जुदाई, सामाजिक मुद्दे और कभी-कभी पुर्तगाली शासन के खिलाफ जो राजनीतिक प्रतिरोध था, उसकी भावनाएं भी व्यक्त होती हैं। ये पुर्तगाली और भारतीय संगीत शैलियों का एक बहुत खूबसूरत मिश्रण है। गोवा के कल्चरल सिंथेसिस का प्रतीक है ये। दिलचस्प। कला और शिल्प के क्षेत्र में गोवा कैसा है? यहाँ भी काफी कुछ है। स्रोत बताते हैं कि बिचोलिम इलाके का टेराकोटा और पीतल का काम मशहूर है। टेराकोटा मतलब मिट्टी के पके बर्तन। हाँ, वही। और क्योंकि समुद्र किनारा है, तो समुद्री सीपियों से बनी खूबसूरत चीजें मिलती हैं, जैसे झूमर, आईने, मूर्तियां। ये प्रकृति और इंसान की कला का मेल है। और क्या-क्या क्राफ्ट्स में? इनके अलावा बांस का काम है, लकड़ी पर नक्काशी, पीतल का धातु शिल्प, पेपर मैशे, मिट्टी के बर्तन, क्रोशिया का काम, नारियल के खोल से बनी चीजें और हाँ, हाथ से पेंट की हुई टाइलें, जिन्हें अजुलेजोस कहते हैं। अजुलेजोस, हाँ। ये पुर्तगाली प्रभाव है। हाँ, ये पुर्तगाली प्रभाव का एक और बहुत सुंदर उदाहरण है। ये सब गोवा के कला जगत को बहुत समृद्ध बनाते हैं। और गोवा ने कला जगत को कई बड़े नाम भी दिए हैं, है ना? पद्म पुरस्कार विजेता भी हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे चित्रकार लक्ष्मण पई, मशहूर कार्टूनिस्ट मारियो डी मिरांडा, उनके बनाए चित्र तो गोवा की जिंदगी को जैसे जिंदा कर देते हैं। हाँ, मारियो मिरांडा के कार्टून्स तो बहुत देखे हैं। और कोंकणी गायक एम्बॉयर, पॉप संगीतकार रेमो फर्नांडिस, ये सब गोवा की देन है। अब आते हैं उन जगहों पर जिनके लिए गोवा सबसे ज्यादा जाना चाहता है। इसके बीचेस, केलंगूट, बागा, अंजुना, वागाटोर, कोलवा। हाँ, ये नाम सुनते ही रेत, समंदर और सूरज की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, गोवा सिर्फ बीच ही नहीं है, यहाँ देखने लायक और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यहाँ कई किले हैं, जैसे अगवाड़ा किला। अगुआना किला, ये काफी बड़ा है शायद। हाँ, ये 1609 से 12 के बीच पुर्तगालियों ने बनवाया था, डच और मराठा हमलों से बचने के लिए। ये गोवा के सबसे बड़े और सबसे अच्छी तरह संरक्षित किलों में से एक है। और यहाँ एक लाइट हाउस भी है, एशिया का सबसे पुराना। हाँ, उसी किले में 1864 में बना 4 मंजिला पुर्तगाली लाइट हाउस। इसके अलावा तिरेक खोल किला है, चापोरा किला। चापोरा किला तो दिल चाहता है वाला किला है ना? हाँ, वही। उस फिल्म के बाद ये और भी फेमस हो गया। और काबूदिरामा किला भी है। ये सब गोवा के इतिहास की कहानी कहते हैं। और धार्मिक स्थलों की बात करें तो ओल्ड गोवा, वेला गोवा, वहाँ के चर्च और कॉन्वेंट तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हाँ, 1986 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इनमें सबसे प्रमुख है बॉम जीसस बेसिलिका, जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष हैं। जी, वहीं पर। फिर से कैथेड्रल है, जो एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक माना जाता है।
पणजी का आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च भी अपनी बनावट के लिए बहुत मशहूर है। ये चर्च सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि आर्किटेक्चर के भी नमूने हैं। बिल्कुल, ये बरोक आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूने हैं और गोवा के ईसाई इतिहास के गवाह हैं। लेकिन गोवा में सिर्फ चर्च ही नहीं है, मंदिर भी हैं, मस्जिदें भी हैं। हाँ, वो पणजी वाला उदाहरण बहुत अच्छा था। एक ही सड़क पर मस्जिद, चर्च और मंदिर। हाँ, वो कमाल का है। स्रोत में जिक्र है कि एक ही सड़क पर, जिसे पुर्तगाली जमाने में रुआं डे सौदादे कहते थे, अब डॉक्टर दादा वेल्दिया रोड, जामा मस्जिद है, आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च है और महालक्ष्मी मंदिर हैं अगल बगल। ये गोवा के सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। बिल्कुल, सह अस्तित्व की भावना का अद्भुत प्रतीक। प्राकृतिक सुंदरता में और क्या है गोवा में? झरनों का जिक्र था। हाँ, दूध सागर झरना भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। ये बहुत शानदार नजारा होता है मॉनसून के बाद। और हरवालम झरना भी है। और वाइल्ड लाइफ, जंगल वगैरह? उसके लिए बोंडला, कुट्टीगांव और मोलेम में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। चौराव द्वीप पर डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। बर्ड वॉचर्स के लिए जन्नत है वो जगह। और एडवेंचर के शौकीनों के लिए? उनके लिए डोना पाउला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है। वहाँ कई तरह की वाटर एक्टिविटीज होती हैं। और इन स्थायी आकर्षणों के अलावा गोवा में साल भर कुछ ना कुछ इवेंट्स भी होते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। पारंपरिक मेलों और त्योहारों के साथ साथ यहाँ लोकोत्सव जैसा राष्ट्रीय लोक महोत्सव होता है। और सबसे बड़ा इवेंट होता है भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यानी IFFI। IFFI तो गोवा में ही होता है हर साल? हाँ, हर साल दुनिया भर के फिल्म मेकर्स और सिने प्रेमी गोवा आते हैं इसके लिए। गोवा को अक्सर भगवान का अपना निवास भी कहते हैं, शायद इसीलिए कि ये छोटा सा राज्य अपनी बाहें फैलाकर सबका स्वागत करता है। इसका दिल बहुत बड़ा है। तो ये थी गोवा की एक, कह सकते हैं, गहरी झलक। सिर्फ समुद्र तट नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति का अनोखा संगम, प्राकृतिक खूबसूरती और एक तरह की रिजिलियंस यानी लचीलेपन की कहानी। अगर इस सारी जानकारी को हम समेटे तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? गोवा हमें क्या दिखाता है? निचोड़ मेरे ख्याल से यह है कि गोवा इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे इतिहास की अलग अलग परतें, मतलब प्राचीन भारतीय राज्य, फिर मुस्लिम शासन, 450 साल का लंबा पुर्तगाली दौर और आखिर में भारतीय संघ का हिस्सा बनना, हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसी पहचान बना सकते हैं जो अनूठी भी हो और बहुआयामी भी। हाँ। गोवा हमें दिखाता है कि कैसे अलग अलग प्रभाव आपस में घुल मिलकर एक नई जिंदा दिल संस्कृति बना सकते हैं। सही। ये सही मायनों में भारत की विविधता में एकता का एक छोटा सा मॉडल है, लेकिन अपनी एक अलग खास पहचान के साथ। बिल्कुल सही कहा। और इस सब के बाद सोचने के लिए एक सवाल ये भी उठता है कि भविष्य में गोवा अपनी इस खास सांस्कृतिक विरासत, जो इसके इतने लंबे और मिले-जुले इतिहास का नतीजा है और जो तेजी से बढ़ता हुआ टूरिज्म है, जो इसकी अर्थव्यवस्था के लिए इतना जरूरी है, हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इन दोनों के बीच तालमेल कैसे बिठाएगा, ये एक चुनौती तो है। दुनिया की कई खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों को ये चुनौती झेलनी पड़ रही है कि अपनी पहचान भी बचाए रखें और विकास भी करें। बिल्कुल, ये संतुलन साधना आसान नहीं होगा। खैर, गोवा की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।